वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 14 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सिकाडा की एक नई प्रजाति के बारे में है। हाल ही में सिकाडा की एक नई प्रजाति को नागा हिल्स में नागालैंड में खोजा गया है, और थोड़ा स्पेसिफाई करूं तो कोहिमा डिस्ट्रिक्ट जो नागालैंड का है वहां पर इसे नाम भी दिया गया है प्लाथियोमिया कोहिमेंसिस। कोहिमा जो वर्ड है उसी से कोहिमेंसिस बना हुआ है, तो प्लाथियोमिया कोहिमेंसिस इसे नाम दिया गया। सिकाडा होते क्या है? देखिए, सिकाडा एक प्रजाति है जो बहुत ही लाउड, कॉम्प्लेक्स और स्पीसीज स्पेसिफिक सिग्नल्स के लिए या सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है। ये हवा में उड़ते रहते हैं, कुछ ऐसा रिजेंबल करते हैं, ऐसे दिखते हैं और गाना गाते रहते हैं। मेल्स यूजुअली ये साउंड निकालते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ज़्यादातर सिकाडास जो हैं वो कैनोपी ड्वेलर्स होते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहां बहुत बड़े बड़े पेड़ हों। ये एक हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के इंडिकेटर भी होते हैं, मतलब अगर ये हैं तो जंगल में सब ठीक ठाक चल रहा है। अनडिस्टर्ब्ड बम्बू ग्रूव्स, जहां पर बांस के बहुत सारे पौधे हों, वहां पर ये पाए जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर ह्यूमन डिस्टर्बेंस ना हो तब ही। कई वजहों से इन्हें नुकसान हो रहा है, जैसे कि फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं, जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा रहा है, और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है नेचुरल हैबिटेट में, उसकी वजह से सिकाडास की जो प्रजातियां हैं वो कम हो रही हैं। वर्तमान में जो प्रजाति खोजी गई है वो बाकी सिकाडा की प्रजाति से थोड़ी सी अलग है, जैसे कि ये शाम के समय में कुछ ही घंटों आवाज करते हैं, जबकि ज्यादातर सिकाडास इतने कॉन्शियस नहीं होते। उन्हें तो दिन में जब भी मर्जी आती है गाना गाने लग जाते हैं। ये जो डिस्कवरी है सिकाडा की इंडिया में बहुत दिनों के बाद हुई है, बहुत सालों के बाद हुई है। इसके पहले सिकाडा की कोई नई प्रजाति भारत में 1900 में ही खोजी गई थी नागा हिल्स में। उसके बाद से कोई नई प्रजाति मिली नहीं थी, अभी जाके मिली है लगभग 100 सालों के बाद। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में है। एक्चुअली में इंडिया के जूस को लेकर एक विजन प्लान बनाया गया है, विजन प्लान 2021-2031। कुल मिला के 10 सालों का ये पूरा प्लान है फॉर अ डिकेड। इसे अभी हाल ही में रिलीज किया गया। जो विजन प्लान है ये इंडिया के जूस को स्ट्रेंथन करेगा, अपग्रेड करेगा, और ये पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल जू अथॉरिटी की होगी, यानी कि CZA की। अब ये सेंट्रल जू अथॉरिटी है क्या? ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी होने का मतलब ये होता है कि इसके लिए कोई लॉ लाया गया होगा। ये बॉडी वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। अब स्टैच्यूरी बॉडी है तो किस लॉ के तहत बनाई गई? 1992 में इसे बनाया गया था, जिसके लिए इस्तेमाल किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का। तो ये कानून है जिसके अंडर में इसे 1992 में बनाया गया। इसे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं वही चेयर करते हैं। 10 मेंबर्स और 1 मेंबर सेक्रेटरी इसका हिस्सा होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। काइंड ऑफ नेशनल एफर्ट है कि इंडिया की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है हम उसे कंजर्व करें, और जो भी यहां पर देखिए फौना पे यानी कि जानवरों पे ज़्यादा फोकस होता है। नेशनल जू पॉलिसी 1998 को अकॉर्डेंस में लेकर काम किया जाता है। कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर कोई जू बना दिया गया है तो वहां पर जिन भी जानवरों को रखा जा रहा है उनकी अच्छे से देख रेख हो, उन्हें अच्छा खाना मिले और वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रह सकें। इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल जू अथॉरिटी की होती है। तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स जो जानवरों के रख रखाव के लिए ज़रूरी हैं, उनके हेल्थ केयर के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी CZA की है। फर्दर अगर कोई भी जू ऑपरेट करना है तो CZA से उसका रिकॉग्निशन लेना ज़रूरी होता है। और अगर कोई जू अथॉरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पर जानवरों का, जीवों का रख रखाव ठीक नहीं है, तो ऐसे जू को डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में है। अभी हाल ही में IEA ने ऑफिशियली, फॉर्मली इनवाइट किया इंडिया को कि आप आइए और हमारे फुल टाइम मेंबर बन जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन चुका है। तो डेफिनेटली
डिमांड साइड में इंडिया के स्टेक्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आईईए चाहता है कि इंडिया उनका फुल टाइम मेंबर बने। आईईए है क्या? ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था, उसी के वेक में ऐसा कोई क्राइसिस दोबारा ना आए, 1974 में ओईसीडी के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए आईईए को बनाया गया। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यह संस्था 1961 में एग्जिस्टेंस में आई थी ताकि दुनिया में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। आईईए का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो 4 एरियाज पर फोकस करता है। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी। 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आया तो एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन आ गई, ऑयल की सप्लाई कम हो गई और लोगों को ऑयल की नीड पूरी नहीं हो पा रही थी, तो एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना इन्हें काम दिया गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी देशों का हो जिसमें एनर्जी का एक की रोल होता है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल ऐसा ना हो कि एनवायरमेंट को बर्बाद कर दिया जाए। और दुनिया भर में कंट्रीज के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में इंगेजमेंट स्टैब्लिश करना, ये काम आईईए का है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह भी जरूरी होता है कि हर देश के पास मिनिमम रिजर्व्स हों, जिसे मिनिमम स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहा जाता है। इंडिया अब इनकी फुल मेंबरशिप लेता है कि नहीं लेता है, यह बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगर इंडिया इनकी फुल मेंबरशिप लेता है तो इनका जो एनर्जी सिक्योरिटी का डोमेन है यहां पर इंडिया को काम करना पड़ेगा। जैसे इनके नॉर्म्स के मुताबिक जो भी देश इनका सदस्य है उसे 90 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना होगा अपनी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए। 90 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना ये एक तो खर्चीला होता है और दूसरा आपको इसके लिए बढ़िया इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या इंडिया स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रखता? इंडिया रखता है, लेकिन वो बहुत कम है। इंडिया 9 to 9.5 डेज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व अभी केवल रखता है। हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेसिफिकली 9.5%, जिसके लिए इंफ्रा बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप ऐसे ही तो ऑयल या नेचुरल गैस को जो स्टोर है नहीं कर सकते ना। तो इंडिया को इनके नॉर्म्स ही फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम इनकी फुल मेंबरशिप लेते हैं तो। यह हेडक्वार्टर्ड है फ्रांस के पेरिस में। वर्तमान में इसके 30 मेंबर्स हैं। आईईए के 8 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, जिसमें इंडिया एक है। कोई भी देश जो इसका मेंबर बनना चाहता है, सामान्यतया यह देखा जाता है कि वो ओईसीडी का मेंबर जरूर हो। यद्यपि यह बाध्यता नहीं कि ओईसीडी के सारे मेंबर्स आईईए का हिस्सा हों। 2017 में इंडिया ने आईईए की एसोसिएट मेंबरशिप ले ली थी। हालांकि हमारा एंगेजमेंट उनके साथ तो काफी पहले से है। रोल्स एंड फंक्शंस की बात करें तो जैसे कि हमारी बात हुई 1973-74 का जो ऑयल क्राइसिस था उसी के वेक में इसे बनाया गया। तो सबसे बड़ा इनका काम तो यही रहता है कि दुनिया में ऑयल सप्लाई में डिसरप्शन ना हो, उसका फ्लो कंटिन्यूअस बना रहे। फर्दर समय समय पर इन्होंने अपने कामों को बढ़ाया भी है, जैसे ग्लोबल की एनर्जी ट्रेंड को एनालाइज करना, देखना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और साउंड एनर्जी पॉलिसी को प्रमोट करना, जिसके लिए कई सारे स्टेक होल्डर्स और कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा। ये कई सारे रिपोर्ट्स भी रिलीज करते हैं, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट। दूसरा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये इनकी बहुत ही पॉपुलर रिपोर्ट है जिसको दुनिया भर में रिकॉर्ड किया जाता है जब भी ये पब्लिश होती है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, ये इनकी कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ढोल के बारे में है। हाल की एक स्टडी में यह पाया गया, या कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, 114 प्रायोरिटी तालुका या तहसील आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर हम ढोल की पॉपुलेशन को और बेहतर तरीके से कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए, ढोल के बारे में अगर हम बात करें तो इसे कई बार एशियाटिक वाइल्ड डॉग, रेड डॉग या विशलिंग डॉग के नाम से पुकारा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें जंगली कुत्ता कहा जा सकता है, मतलब भी वही निकलता है। ये जर्मन शेफर्ड, जो कि एक कुत्ते की प्रजाति है, बिल्कुल वैसे ही उसी साइज के होते हैं, लेकिन देखने में ये आपको लंबे पैरों वाली लोमड़ी जैसे दिखेंगे, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, बिकॉज इनके पूंछ के बाल काफी ज्यादा घने होते हैं। फर्दरमोर ये बहुत ज्यादा सोशल एनिमल होते हैं, लार्ज क्लैंस में रहते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। कोई बहुत डोमिनेंट हायरार्की नहीं होती कि हाँ ये ग्रुप का लीडर है बाकी सब सबॉर्डिनेट है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब एक साथ रहते हैं जैसे एक ही ग्रुप के मेंबर हो, और मल्टीपल ब्रीडिंग फीमेल्स एक ढोल के पास हो सकती हैं, ऐसा इनका सोशल कल्चर है। ये सेंट्रल, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेंगे।
हमारे इकोसिस्टम में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज ये एपेक्स प्रीडेटर है, शिकारियों की सूची में सबसे ऊपर। मतलब इनके एटमॉस्फेयर का, इनके पॉपुलेशन का हेल्दी रहना जरूरी है पूरे इकोसिस्टम के लिए। डोज कई प्रकार के वैरायटी ऑफ क्लाइमेट या हैबिटेट में रह सकते हैं। ये फॉरेस्ट, स्क्रब, घास के मैदान, अल्पाइन रीजन, हर जगह रह लेते हैं। कलर्स की बात करें तो इनका कलर चारकोल ग्रे से लेकर रेड रस्ट जैसा भी हो सकता है, सैंडी बीज यानी कि गहरा पीला भी हो सकता है, डिपेंड्स कि वो कहाँ रह रहे हैं। इंडिया में आपको ईस्टर्न घाट में मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट में मिल जाएंगे, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में, सेंट्रल इंडिया में भी मिल जाएंगे, बट इनकी संख्या सेंट्रल इंडिया में कम रहती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाए जाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है। इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में, और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, जो कि जीवों की इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने की कोशिश करता है। थ्रेट वही है, प्री बेस कम हो रहा है, शिकार मिलेगा नहीं तो संख्या कम ही होगी, हैबिटेट लॉस हो रहा है, और कई बार रिटेलिएटरी किलिंग की जाती है, जैसे कि ये प्रीडेटर हैं, शिकारी होते हैं और मांसाहारी होते हैं, तो हमला करते हैं, लाइफ स्टॉक जो भी मवेशी होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं, तो जो लोग जिनके वो मवेशी होते हैं वो इनको जान से मार देते हैं, तो इस वजह से भी इनकी संख्या कम होती है। स्टडी में ये पाया गया, कई सारे साइंटिस्ट अलग अलग एंटिटीज से इस स्टडी में इन्वॉल्व थे, जैसे कि नॉन प्रॉफिट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, ये तो पहला हो गया। दूसरा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। तीसरा हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स, नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, और सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज बेंगलुरु। तो कई सारी एंटिटीज ने मिलकर स्टडी किया इनके ऊपर। ये पाया गया कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में इनकी प्रजाति की जो संख्या है हम उसे बेहतर कर सकते हैं, सेंट्रल इंडिया में वो काफी कम है कनेक्टिविटी की कमी की वजह से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट के बारे में है। हाल ही में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार की है कि हम प्लास्टिक के यूज को कैसे कंट्रोल करें। ये ड्राफ्ट गाइडलाइन है, 6 दिसंबर को उम्मीद है कि इसे इन्फोर्स कर दिया जाएगा। अभी ये पब्लिक फीडबैक के लिए सामने रखा गया है। इसमें एक नया प्रावधान लाने की बात की जा रही है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट का। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसे शॉर्ट में EPR सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में मैं आपको बता देता हूं तो आपको यहां पे भी समझ में आ जाएगा। जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ई कचरा फैलाते हैं, तो उसे रिसाइकिल करने की या फिर डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी प्रोड्यूसर्स को दे दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि सैमसंग कंपनी है जो फोन्स बनाती है, मोबाइल फोन्स, तो इन्हें ही ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि आप अपने फोन्स को डिस्पोज करिए या उसकी रिसाइकलिंग करिए। अब वो भला ये कैसे करेंगे? तो कई सारे तरीके हो सकते हैं सैमसंग के लिए। आपके डिवाइस सामने वाले व्यक्ति के हाथ में है, जो दिन भर हाथ में लेके उसमें कुछ ना कुछ करता रहता है, तो आप उसे अवेयर कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस खराब होने के बाद आप उसे यूं ही कहीं मत फेंकिए, वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा फैलाएगा। रेदर आप हमारे कलेक्शन सेंटर पे उसे दे दीजिए। और जो सैमसंग है वो कई सारे कलेक्शन सेंटर जगह जगह पे बना सकता है, जहां पर लोग अपने मोबाइल फोन खराब होने के बाद दे दें। अभी बहुत अनयूजुअल है, लोग देंगे नहीं ना जाके, क्यों देंगे? तो कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप बाई बैक स्कीम चला दीजिए कि हम आपका फोन वापस से खरीद के आपको पैसे दे देंगे, या एक्सचेंज ऑफर हो सकता है कि आप पुराना फोन दे देंगे, हम आपके नए फोन में डिस्काउंट दे देंगे 2,000-3,000 रुपए का, या जिस भी कंडीशन में आपका फोन है। या फिर आप कुछ रिफंड दे सकते हैं कि आप इस फोन को हमारे कलेक्शन सेंटर पर जमा करिए, हम आपको इतना पैसा रिफंड कर देंगे। तो इस तरीके से अपने फोन को खुद ही कलेक्ट करिए, और फिर अगर आपके कुछ काम का कंपोनेंट है तो उसे रिसाइकिल करके यूज करिए, और नहीं तो अपने हिसाब से अच्छे से डिस्पोज करिए। आपको एक टारगेट मिलेगा डिस्पोज करने का, अगर आपने वो टारगेट मीट किया तो अच्छा। टारगेट अगर आपने ज्यादा किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ज्यादा ई कचरा डिस्पोज किया है। और अगर आप अपना टारगेट मीट नहीं कर पाए, आपने कम किया, तो जिसने ज्यादा किया है आप उससे वो सर्टिफिकेट खरीदिए। ये मैकेनिज्म अभी इलेक्ट्रॉनिक स्केल चल रहा है। सेम मैकेनिज्म अब प्लास्टिक के फील्ड में भी लाने की बात की जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही ये भी वर्क करेगा। इसमें देखिए, ज्यादातर प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की बात की जा रही है। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता उनको छोड़कर उन्हें ही हम एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल में लेकर जाएंगे। जैसे जो बिल्कुल रिसाइकिल नहीं हो सकता उसमें रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे, वेस्ट टू एनर्जी होगा, या फिर ऑयल या सीमेंट किल्स में उनका इस्तेमाल कर लेंगे। जो भी रिसाइकलिंग की जाएगी या डिस्पोजल किया जाएगा वो CPCB के नॉर्म्स के मुताबिक ही किया जाएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग। नए रूल्स में प्लास्टिक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 रिजिड प्लास्टिक, जो मोटा होता है, जिससे ड्रम्स, बाल्टी या फिर और भी जो प्लास्टिक की मोटी शीट्स बनती हैं वो सब बनाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होगी जिसमें फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग आएगा। इसमें सभी प्रकार के सिंगल लेयर, मल्टी लेयर प्लास्टिक आ जाएंगे, जिसमें प्लास्टिक सीड्स, कैरी बैग्स, पाउचेस सब आ जाएंगे। और थर्ड कैटेगरी में आएगा मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग, जिसमें प्लास्टिक की एक लेयर के साथ साथ किसी दूसरे
मटेरियल की लेयर को भी लगा दिया जाता है। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और तीनों का अलग अलग टारगेट दिया जाएगा। जो भी इसको प्रोड्यूस करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट के लिए एक सेंट्रलाइज वेबसाइट होगी जहां पर जाकर आप बता सकते हैं। यहां पर पहला मामला ये होगा कि आप प्रोडक्शन करते कितना है। सपोज करिए कि आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं अपनी कंपनी में प्लास्टिक का। अब ये सरकार के संज्ञान में चला गया कि आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद आपको टारगेट मिलेगा। ये टारगेट अभी ये है 2021-22 के लिए 35%। मतलब आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसका 35% आपको रिसाइकिल करना होगा इकट्ठा करके। 2022 से इसमें बढ़ के 70% होगा और 24 तक 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे कैटेगराइजेशन 1, 2, 3 में भी किया गया है। जैसे 2024 तक जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कैटेगरी 1 का अपना 50% प्लास्टिक रिसाइकिल करना होगा। कैटेगरी 2 और 3 के प्लास्टिक 30% रिसाइकिल होने चाहिए। बाद में से बढ़ा दिया जाएगा प्रोग्रेसिवली। 2026-27 तक कैटेगरी ए का 80% प्लास्टिक रिसाइकिल होना चाहिए और कैटेगरी 2 एंड 3 का 60%। अगर कोई भी एंटिटी अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाती तो उसे उन लोगों से सर्टिफिकेट खरीदने होंगे जिन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन लिमिट से ज्यादा पूरे किए हैं। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बेचे या खरीदे जाएंगे इसका मैकेनिज्म सीपीसीबी डिसाइड करेगी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर कोई दोनों ना करे, मतलब ना तो अपने ऑब्लिगेशन पूरा करे और ना ही सर्टिफिकेट खरीदे, तब तो भाई गलत काम है। उसके बाद तो फिर सजा मिलेगी। अब सजा का मतलब ये तो है नहीं कि कोड़े मारेंगे, फाइन लगेगा। लेकिन फाइन थोड़ा अलग होगा, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के फॉर्म में होगा। क्या होगा अभी डिसाइड होना बाकी है। डिसाइड हो जाएगा कि फिर किस प्रकार से और कितना फाइन किस लेवल पे लगाया जाएगा, ये स्पेसिफाई हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक प्रकार की मछली के बारे में है। इसका नाम है होप्लोसिबेस्टस आर्मेटिस। ये फ्लावर स्कॉर्पियन फिश है। फूल के जैसा कलर होता है, यूनिक होती है, बहुत कम जानी जाने वाली फिश की प्रजाति है। अभी तक मान्यता ये थी कि ये केवल पैसिफिक ओशन में मिलती है, इंडियन ओशन में नहीं मिलती, ऐसा मान रहे थे। बट अभी कुछ समय पहले न्यूज में आया कि इंडियन ओशन में डिटेक्ट किया गया, तो न्यूज में आ गया। पैसिफिक ओशन में से 1929 में डिटेक्ट किया गया था। इंडियन ओशन में ये कभी मिली नहीं, लेकिन 2019 में इसे वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल रीजन है वहां पर डिटेक्ट किया गया और 2021 में उड़ीसा में। तो ये क्लियर हुआ कि ये इंडियन ओशन में भी मिल जाएगी। इंडियन ओशन में जो प्रजाति पाई गई है उसका सिर उसके शरीर की तुलना में थोड़ा ज्यादा बड़ा है। हमारा अगला आर्टिकल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के बारे में है। 11 अक्टूबर को यह दिन सेलिब्रेट किया गया। इस आर्टिकल में बताई गई बातें आपके मेंस में काम आ जाएंगी। देखिए, यह दिन इसलिए है ताकि जो एडोलेसेंट गर्ल चिल्ड्रन हैं हम उन्हें और एम्पावर करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को ओपन करें। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 19 दिसंबर 2011 में एक रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड किया कि हम 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इस बार की थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, आप मीन्स में लिख पाएंगे इसे। ये पहला कॉन्फ्रेंस था जहां पर हमने गर्ल चिल्ड्रन के राइट्स की बात की। 1995 में ये हुआ था बीजिंग में, जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुआ था बीजिंग में। उसी दौरान यहां पर सर्वसम्मति से इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया। ये काफी प्रोग्रेसिव ब्लूप्रिंट था बच्चियों के अधिकारों के लिए। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 आई है जिसमें यह कहा गया है, इसका पूरा टाइटल था गर्ल्स राइट इन क्राइसिस। एक एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन, उन्होंने ही इसे रिलीज किया है। इन्होंने ये कहा कि वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस देखे जाते हैं। लगभग हर दिन 60 बच्चियां मर जाती हैं जिसका बैकग्राउंड में रीजन चाइल्ड मैरिज होता है। जिनमें से 26 मौतें वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में होती हैं और 6 बच्चियां साउथ एशिया में भी हर दिन मरती हैं चाइल्ड मैरिज की वजह से। चाइल्ड मैरिज रीजन इस प्रकार से बन जाता है बिकॉज फिर जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ होता है वो अनयूजुअल हो जाता है और उसमें जो बच्ची होती है उसके जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिवीजन के लिए स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। बीजिंग डिक्लेरेशन बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1992 में बना वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। आईईए 1974 में स्टैब्लिश हुआ। इंडिया फुल टाइम मेंबर है 2017 से। ढोल शेड्यूल 1 में है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के। और होप्लोसिबेस्टस एर्मिटस ये फ्लावर स्कॉर्पियन फिश है, इंडियन ओशन में पाई गई है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं सही जवाब बताने जा रहा हूँ। बीजिंग डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट गलत है, आपको पता है ये गर्ल चाइल्ड के राइट से रिलेटेड है, तो पहला तो गलत हो ही गया।
दूसरा सही है, IEA वाला वही गलत है बिकॉज एसोसिएट मेंबर बना 2017 में इंडिया, अभी फुल मेंबर नहीं है। और चौथा ढोल वाला भी गलत है, ये शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 1 में नहीं है। और ये आखिरी स्कॉर्पियन फिश के बारे में ये तो सही है। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। सेशन की PDF ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ना खुले तो आप सिंपली ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में जाके। 1,15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपको दिख जाएंगे, उसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करिए और रिवाइज करिए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।